जय हिंद दोस्तों। आज हम जो हैं आरंभ कर रहे हैं, जैसे कि हमने मेवाड़ के महाराणाओं के बारे में आरंभ किया हुआ है। और मेवाड़ के महाराणा जिन्होंने हजारों वर्षों का जो संघर्ष उनका रहा भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि बप्पा रावण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं और उन्होंने जो है काफी संघर्ष किया। और अगर हम देखते हैं तो बप्पा रावण, इनके बारे में एक प्रश्न है, हमने कर लिया सारा। एक प्रश्न है और उसको मैं उत्तर के साथ ही इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में एक बात बता देता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि एक क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने बप्पा रावण को भारत का चार्ल्स मार्टिन की संज्ञा दी है? ये क्वेश्चन है और ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं इसमें। जैसे कि हम जानते ही हैं कि राजस्थान में इतिहास कर रहे हैं दशरथ शर्मा, और इनमें जो हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। GH ओझा साहब। CV वैद्य, D कर्नल जेम्स टॉड। अभी मैं आपको चार्ल्स मार्टिन के बारे में भी कुछ बताऊंगा, परंतु पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने बप्पा रावण को भारत का चार्ल्स मार्टिन कहा है? और ये चार ऑप्शन है: दशरथ शर्मा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, CV वैद्य और कर्नल जेम्स टॉड। जैसे कि हम जानते हैं कि इसका उत्तर जो है वो है CV वैद्य। सी आंसर है, CV वैद्य इसका सही उत्तर है। और जैसे कि हम जानते हैं कि CV वैद्य जो हैं, इन्होंने बप्पा रावण को चार्ल्स मार्टिन की संज्ञा दी, भारत का चार्ल्स मार्टिन। अब आपको चार्ल्स मार्टिन के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं और क्यों कहा यह भी जानकारी आपको दे देते हैं यहां। देखिए, जब इस्लामिक आक्रांता जो थे, जो अरब से निकले थे, अरब आक्रांता के रूप में उन्होंने चारों ओर जो है आक्रमण करने शुरू किए। उन्होंने यूरोप पर भी विजय प्राप्त कर ली, वो स्पेन तक पहुंच गए। स्पेन के बाद तो आप जानते हैं समुद्री है, प्रशांत महासागर। विश्व के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो वो यूरोप का को भी जो है इन्होंने फतेह कर लिया अरब आक्रांताओं ने। तो उसके पश्चात जो है, जब उन्होंने जीत लिया तो उनकी विजय को, विजय पताका को रोकने वाला जो व्यक्ति था वो था चार्ल्स मार्टिन। चार्ल्स मार्टिन जो है फ्रांस का था, जिसने अरबों की साम्राज्यवादी नीति पर रोक लगाई। अर्थात जब अरब आक्रांता यूरोप पर
विजय प्राप्त कर रहे थे, तब उनका विजय रथ मार्टिन द्वारा रोका गया। और इसी प्रकार से जो है भारत में अरबों के विजय रथ को रोकने वाला पहला व्यक्ति जो था वो था बप्पा रावण। बप्पा रावण इतने महान थे, इन्हें सीवी वैद्य ने जो है भारत का चार्ल्स मार्टिन की संज्ञा दी है। जिस प्रकार चार्ल्स मार्टिन ने जो है उनको रोका था, अरब आक्रांताओं को, साम्राज्यवादी नीति को रोका, उसी प्रकार से जो है भारत में बप्पा रावण ने इस नीति को रोका था और उनके विजयी रथ को रोका। परिणाम स्वरूप सीवी वैद्य ने इन्हें बप्पा रावण को चार्ल्स मार्टिन की संज्ञा दी है, भारत के चार्ल्स मार्टिन की। और एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जहां चार्ल्स मार्टिन जैसे जो यूरोप के हीरो बने, यूरोप का जो है इस्लामीकरण होने से रोका, उन पर बहुत सारी हॉलीवुड में और यूरोप के देशों में उनको इतना बड़ा हीरो माना जाता है कि उन पर बहुत बड़ी फिल्में बनाई हैं और बड़ी बड़ी हिट फिल्में उनकी समय समय पर बनती रहती हैं। जबकि बप्पा रावण को तो हमारी पुस्तकों से ही हटा दिया गया, उन पर फिल्में तो पता नहीं कब बनेंगी। बप्पा रावण को फिल्मों से हटा दिया, सॉरी, पुस्तकों से ही हटा दिया, इनको विस्मित किया गया। ठीक है, तो अब जो शोध हो रहे हैं उसमें स्पष्ट जानकारी ये प्राप्त हो रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बप्पा रावण, देखिए बप्पा रावण के पश्चात काफी समय तक जो है आप जानते ही हैं कि अरब आक्रांता आए नहीं, लगभग 100 वर्षों तक उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। पर 100 वर्षों के पश्चात हाशिम आया या महमूद आया, तो उनके समय में क्या हुआ, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे एक महान शासक मेवाड़ के, वो हैं खुम्माण। खुमान सिंह द्वितीय 828 से लेकर के 853। 9वीं सदी का एक महान मेवाड़ी शासक, 9वीं सदी के महान मेवाड़ी शासक जिनका हम यहां जिक्र करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं, ये मेवाड़ के बप्पा रावण के वंशज थे। इनका नाम भी आपने सब नाम में सुना होगा, मतलब एक लाइन के अंदर ही आ गया इतिहास इनका, इतना किताबों में लिखा आता है मात्र। ये मेवाड़ के बप्पा रावण के वंशज थे। 8वीं सदी से 10वीं सदी के मध्य खुमान सिंह नाम के 3 भिन्न भिन्न शासक हुए। देखिए 9वीं सदी के जो शासक थे बप्पा रावण के वंशज थे खुमान सिंह द्वितीय, और इसी वंश में 3 खुमान सिंह हुए हैं 8वीं सदी से 10वीं सदी के मध्य। 3 खुमान सिंह, उनमें जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो हुए वो द्वितीय थे। इनमें 9वीं सदी के खुमान सिंह द्वितीय सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। ठीक है, वैसे खुमान सिंह 3 हुए हैं मेवाड़ में, गुहिंद वंश में ही, किंतु खुमान सिंह द्वितीय जो 9वीं सदी के थे 828 से 853, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। और आप सभी जानते हैं इनकी जानकारी का जो एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है जिसे हम कहते हैं
खुमान रासो। रासो साहित्य में खुमान रासो काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी प्रतिलिपि भी जो है हमें प्राप्त होती है खुमान रासो की, और जिसके रचनाकार हैं दंडपत विजय। देखिए, खुमान सिंह द्वितीय जो हैं, इनकी जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत खुमान रासो है। ठीक है, इनकी जानकारी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है खुमान रासो, जिसकी रचना दंडपत विजय द्वारा की गई। ठीक है, इसकी रचना जो है खुमान द्वितीय, इसकी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? खुमान रासो। इसकी रचना दंडपत विजय के द्वारा की गई थी, और इसमें 5000 से अधिक श्लोक हैं। इस ग्रंथ में 5000 से अधिक दोहे हैं। ठीक है, तो ये खुमान द्वितीय की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है खुमान रासो है। ठीक है, और इसकी रचना दंडपत विजय के द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ में 5000 से भी अधिक श्लोक हैं। ठीक है, यह ग्रंथ संस्कृत भाषा, सॉरी, राजस्थानी भाषा, भाषा व देवनागरी लिपि में रचा गया है। ठीक है, तो खुमान द्वितीय के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जैसे कि मैंने कहा आपको कि खुमान सिंह द्वितीय 828 से 853 के बीच में मेवाड़ के एक महत्वपूर्ण शासक हुए। ये मेवाड़ के बप्पा रावण के वंशज थे। 8वीं सदी से लेकर के 10वीं सदी के बीच में इस नाम के 3 शासक मेवाड़ के गोहेन वंश में हुए हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध जो थे खुमान सिंह द्वितीय थे, जो 9वीं सदी में हुए थे। इनकी जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत खुमान रासो है, जिससे खुमान सिंह द्वितीय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। यह राजस्थानी भाषा में लिखा गया है और देवनागरी लिपि में है। 5000 से अधिक दोहों या श्लोकों वाले इस ग्रंथ में जो है की रचना दंडपत विजय के द्वारा की गई थी। इन बातों का विशेष ध्यान रखें परीक्षा के हिसाब से। आरएस की परीक्षा, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, आरपीएससी की विभिन्न परीक्षाएं जिसमें राजस्थान आता है, पटवारी, कांस्टेबल, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्लास जो मैंने YouTube पर आरंभ की है, आप सभी के लिए, आप सभी ध्यान रख सकते हैं, पर इसके लिए जो है इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों से अपने शेयर करें। इससे क्या है कि मुझे भी फायदा है थोड़ा बहुत, और आपको फायदा यह है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास और आपके साथियों को मिलेगी। अगर आपको लगता ठीक है कि ये ठीक समझ में आ रहा है, तो आप इसे प्रसारित भी करें प्लीज। ठीक है, अब बात करते हैं खुमान सिंह द्वितीय की उपलब्धि। देखिए, एक तो खुमान रासो से इस बारे में ज्ञात भी होता है, खुमान रासो से, कि एक हाशिम नाम का आक्रमणकारी आया, पहले तो उसे पराजित किया।
उसके पश्चात अरब के खलीफाओं ने जिसे भेजा वो था अन मेमू, जिसे महमूद के नाम से भी जाना जाता है। पर आप ध्यान रखना, गजनवी जो था, महमूद गजनवी, गजनी का वो अनग था, वो आएगा बहुत लेट, ठीक है, वो 1000 ईस्वी में आएगा, यानी 11वीं सदी के शुरुआत में, और ये चल रही है 9वीं सदी। तो लगभग जो है काफी अंतर है इनमें, इसलिए जो है मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि महमूद गजनवी अलग है, और अब हम जिसके बारे में कर रहे हैं महमूद के बारे में, ये भिन्न है। देखिए, खुमान सिंह की हम बात कर रहे हैं, और जैसे कि जानते ही हैं कि खुमान रासों से ज्ञात होता है कि खुमान द्वितीय के समय अरब के खलीफा ने अन मेमू अर्थात महमूद, ठीक है, अन मेमू यानी कि महमूद को भारत पर आक्रमण के लिए भेजा। खुमान ने संपूर्ण भारत के 40 शासकों का संगठन बनाया। महमूद को पराजित किया। देखिए, एक बात आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि कई लोग जो तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं अपने आप को, वो ये बताने का भी प्रयास करते हैं अपने लेखों में, अपनी वार्ता चर्चाओं के माध्यम से, कि भारत में जो प्राचीन सनातनी है उनमें एकता का अभाव था, ठीक है, ये बताया जाता है। अब एकता का अभाव था तो खुमान सिंह द्वितीय ने संपूर्ण भारत से 40 शासकों को इकट्ठा कैसे कर लिया, अगर एकता का अभाव ही था तो? उसके पश्चात इस अरब आक्रमणकारी, जो कि बड़ी सेना लेकर के आया था, महमूद, जिसको अन महमू के नाम से भी जाना जाता है, इस महमूद को बुरी तरह से पराजित किया, इसकी बड़ी सेना को विखंडित कर दिया, विनाश कर दिया। उसके पश्चात महमूद को बंदी बनाया, कई महीनों तक उसको अपमानित किया, ठीक है, भारत में ले जा करके, और उसके पश्चात इस प्रण पर उससे प्रण लिया गया कि वो भारत की तरफ देखेगा भी नहीं इसके पश्चात, तो उसे छोड़ दिया। हालांकि भारतीय लोग ज्यादा क्रूर नहीं होते, ठीक है, नहीं तो उसी समय उसकी हत्या हो जाती, तो बाद में, हालांकि महमूद तो आया नहीं, उसने प्रण लिया और वो फिर कभी दोबारा आया नहीं। अगले 100 वर्षों तक फिर कोई भारत पर अरब आक्रमण नहीं हुआ। खुमान के पश्चात अगले 100 वर्षों तक फिर अरब आक्रमण हुए ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है खुमान सिंह द्वितीय की उपलब्धि जो है हमको फिर बताई नहीं गई। जैसे कि हम जानते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा मेवाड़ का इतिहास, तो उसमें स्पष्ट आपने देखा होगा कि मेवाड़ में हमें खुमान के बारे में एक लाइन बताती जाती है कि खुमान रासों की रचना दंडपत विजय ने की, मात्र इतना ही, या ज्यादा से ज्यादा ये 5000 श्लोकों का एक ग्रंथ है राजस्थानी भाषा में। पर उसमें खुमान के बारे में जानकारी जो दी गई है वो छुपाई गई है, मतलब वो बताया ही नहीं जाता। खुमान रासों के आधार पर ही ये बात है कि खुमान रासों से ज्ञात होता है कि खुमान सिंह द्वितीय के समय अरब के खलीफा ने किसे भेजा था, महमूद को, जो अन महमू था, और जो कि गजनी के महमूद गजनबी से भिन्न है, अलग है।
भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कुमार ने संपूर्ण भारत के 40 शासकों का संगठन बनाया और महमूद को पराजित किया और कई महीनों तक अपमानित किया और उससे प्रण लिया कि वो आक्रमण भारत की तरफ नहीं देखेगा। तो इस प्रण के पश्चात उसको छोड़ दिया गया। ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि भारत के में एकता का अभाव था या बहादुर लोग नहीं थे, तो उन सबको जो है ये देखो, अरबों ने कहा यूरोप में भी एक अधिकार कर लिया। स्पेन तक जब पहुंच गए, उनका जो कारवां था, विजयी कारवां, उसको रोका किसने था? फ्रांस के सेनापति चार्ल्स मार्टिन ने। तो इसी प्रकार से जो है भारत में भी यहां काफी विरोध हुआ और अरबों का आक्रमण यहां कोई भी बाद में सफल नहीं हो पाया। मोहम्मद बिन कासिम जरूर 712 से 14 में सिंध प्रांत पर, वो भी छोटा सा जगह थी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, वहां पर अधिकार कर पाया था। और उसके पश्चात अरबों के जितने भी आक्रमण हुए, कोई आक्रमण सफल नहीं हुआ। बाद में भारत में जो मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई है मोहम्मद गौरी के द्वारा, तो वो तुर्क था, वो अरब नहीं थे। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अरब भारत में सफल नहीं हुए, ये एक बात स्पष्ट आपको बता देता हूं। और बता क्या देता हूं, आपको पढ़ा ही रहे हैं, भारत में अरबों को सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। ठीक है। तो ये खुमान के विषय में हमने जानकारी दी। तो ये अपने समय का 9वीं सदी का एक महान महाराणा हुआ, जो मेवाड़ के शासकों में थे। बहुत बड़ा नाम है, जिसने एकता का परिचय दिया, भारत में एकता को। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि इनके पश्चात एक शासक का जिक्र मैं यहां करता जाता हूं और वो है अनडट। मेवाड़ के महाराणाओं में अनडट का नाम सफल शासक के रूप में आता है। हालांकि कोई आक्रमण वगैरह जो विदेशी थे वो नहीं थे, परंतु वैसे ही कुछ जानकारी है जो एग्जाम में उसके विषय में आती रहती है। ठीक है। अनडट, सॉरी, 10वीं सदी में 951 से 971। ठीक है। इसे आनुरावन भी कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, इसे आनुरावन भी कहा गया है, अनडट को। और जो इस पर प्रश्न आते हैं वो हैं, इसके समय ही मेवाड़ में, इसके समय ही मेवाड़ में क्या हुआ? नौकरशाही शाही यानी ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया हुआ है कि मेवाड़ के किस शासक के समय नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत हुई। नौकरशाही होती क्या है? नौकरशाही होती है कि जैसे कुछ नियम बनाए जाते हैं, संविधान का पालन करवाना, और ये कुछ नियम जो होते हैं, कोई कर वसूल करना, ये कर्मचारी जो अधिकारी नियुक्त होते हैं, इसी व्यवस्था को नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात का। तो नौकरशाही की शुरुआत किस शासक के समय हुई है मेवाड़ में? अनडट या आनुरावन? इसने प्राचीन राजधानी नागदा से हटाकर जो है
आहड़ को बनाया? आप जानते हैं नागदा जो है राजधानी बनाई थी बप्पा रावण के द्वारा, और नागदा के स्थान पर जो राजधानी परिवर्तित की है वो आहड़ कर दी गई है। किसने की? अंडट के द्वारा। अंडट ने, जिसे आनु रावण भी कहा गया है अभिलेखों में, और इसके समय मेवाड़ में ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत हुई थी। ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही की, और इसने प्राचीन राजधानी नागदा का परित्याग कर दिया और उसके स्थान पर एक नवीन राजधानी बनाई। उस राजधानी को हम कहते हैं आहड़। ठीक है, अभी प्राचीन सभ्यताएं भी हम करेंगे, जिसमें आठ सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता है प्राचीन समय की, तो उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। पर पहले अभी मेवाड़ हमने जो है शुरू किया है। अब आगे देखिए, अंडट। इसने आहड़ में वराह मंदिर, ये वराह अवतार किसका है? विष्णु का। इसने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इसने आहड़ में एक मंदिर का निर्माण कराया, वराह मंदिर, जो भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। तो आप ध्यान रखें कि अंडट जो है इसने राजधानी परिवर्तित की। ठीक है, साथ में इसके समय में मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत हुई, और इसके अतिरिक्त आहड़ जो राजधानी बनाई गई थी वहां पर इसने एक वराह मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है वो बनवाया था। ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि जो है एक जगह है अजमेर में पुष्कर, पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है कि पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो सोचिए, फिर मैं बताऊंगा। तो उसी आधार पर मैंने ये क्वेश्चन बताया आपको कि अगर पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माता पूछ लिया जाता है तो फिर आहड़ के वराह मंदिर का निर्माता क्यों नहीं पूछा जा सकता? तो ये भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माता है अंडट। इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। क्योंकि हूण जो है विदेशी हैं, और इसी कारण से जो है ऐसा कई जगह लिखा आता है कि ये एक विदेशी राजकुमारी से विवाह करने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन था? वो था अंडट। और कई जगह लिखा आता है कि ये जो है राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था, जो कि गलत है। आपको बताता हूं अंतरराष्ट्रीय विवाह क्या है। विदेशी राजकुमारी से विवाह करना होता है, पर ये विदेशी नहीं रहे थे। हूण जो है काफी समय पहले आ चुके थे और हूण यहां रहने लग गए थे। अब इन्होंने भारतीय धर्म और उनके नाम तक अपना लिए थे। ठीक है, ये विदेशी नाम नहीं है हरिया देवी। तो इसलिए आप ये तो कह सकते हैं कि अंडट राजस्थान का पहला शासक था जिसने विदेशी राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, किंतु ये कोई अंतरराष्ट्रीय विवाह नहीं था। पर लिखा आता है, कई लोग करवाते भी हैं, टीचर भी करवाते हैं अंतरराष्ट्रीय विवाह। अंतरराष्ट्रीय विवाह कैसे हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया था, वो यूनान की राजकुमारी थी। ठीक है, और यूनान की राजकुमारी से जब चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ तो उसे अंतरराष्ट्रीय विवाह कहा जाएगा। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा है? सेल्यूकस की पुत्री हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य, जो अशोक का दादा था। ठीक है, तो वो पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है भारत का। ये राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय विवाह कहा जाता है, जो कि मैं मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि हरिया देवी भारत में ही रहती थी। ठीक है,
हाँ, विदेशी राजकुमारी कह सकते हैं क्योंकि वो विदेशी लोग थे। हूण जो थे वो विदेशी थे पर भारत में आ गए थे, शासन कर रहे थे। ठीक है? तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। यह विवाह किसी राजस्थानी शासक का विदेशी राजकुमारी से किया गया प्रथम विवाह माना जाता है। ठीक है? तो मैं अंतरराष्ट्रीय विवाह नहीं कहूंगा इसको। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो है अनडट अनडट की हम बात कर रहे हैं। और 10वीं सदी का यह शासक था। 951 से 971 ईस्वी। इसे आनुरावन भी कहा गया है। इसके समय ही मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत हुई, ब्यूरोक्रेसी की। ठीक है? और इसने प्राचीन राजधानी नागदा से हटाकर आहड़ को बनाया। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो नागदा मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी, यानी कि मेवाड़ के गोविंद वंश की, और आहड़ जो है दूसरी राजधानी थी। अनडट इसने आहड़ में वरा मंदिर यानी विष्णु को मंदिर का निर्माण करवाया। इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। यह विवाह किसी राजस्थानी शासक का विदेशी राजकुमारी से किया गया पहला विवाह था। ठीक है? तो अनडट के विषय में ये कुछ जानकारी हमने यहां दी। हालांकि इसने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। ये एक सफल शासक भी माना जाता है। मैं थोड़ा सा दो लाइनें लिख भी देता हूं इसकी। इसे मेवाड़ का एक सफल शासक माना जाता है। मेवाड़ का एक सफल शासक माना जाता है। ठीक है? इसके अलावा जो है इसकी माता महालक्ष्मी राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी थी। ठीक है? और इसीलिए इसके राष्ट्रकूटों से अच्छे संबंध थे। और राष्ट्रकूटों से अच्छे संबंध होने के कारण क्या हुआ कि राष्ट्रकूटों ने इनकी मदद की थी, मेवाड़ के शासकों की मदद की थी। और इसीलिए जो है ये सफल हुआ। इसने आसपास क्षेत्रों पर अपना अधिकार बनाया। राष्ट्रकूटों से संबंधों के कारण अनडट ने उनकी मदद से राज्य का विस्तार भी किया। ठीक है? तो अब आपको ये बातें समझनी है कि अनडट के बारे में, इसे मेवाड़ का एक सफल शासक क्यों माना जाता है। क्योंकि इसका ननिहाल पक्ष था दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट जो था वो जैसे इसकी मां महालक्ष्मी थी जो राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी थी। और राष्ट्रकूटों से संबंधों के कारण ही, उनकी मदद से इसने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। ठीक है? तो ये था अनडट। अब हम मेवाड़ के एक ऐसे महाराणा की बात करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इसके पश्चात मेवाड़ का इतिहास अंधकार में चला गया। कमजोर शासक हुए, कुछ इसी प्रकार से थे। तो मेवाड़ के इस जो हम पढ़ रहे हैं सीरीज महाराणा, तो इस सीरीज में जो है ये समय कुछ शासक जो थे अंधकार में रहे। मतलब उनके समय ये काफी कमजोर हो गए थे। उधर से जानौर के कीतू जो था, कीतू चौहान जानौर का,
उसने भी इन पर आक्रमण कर दिया था और काफी उसको मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था। तो उस समय की जो परिस्थिति थी वो इनके मेवाड़ के गुहिन वंश के शासकों के लिए अच्छी नहीं रही, इसलिए वो अंधकार में चले गए। किंतु ये वंश फिर भी जो है कमजोर होते हुए भी थोड़ा चलता रहा। फिर आप जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियां बीच में आई कि तराइन के दूसरे युद्ध में तुर्क जो है सफल हो गए थे और तुर्कों की सफलता से क्या हुआ, भारत में स्थायी रूप से जो है इस्लाम धर्म का प्रवेश हो गया और अब वो यहां स्थायी रूप से शासक के तौर पे बन गए। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज द्वितीय को तृतीय को पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान, जिसको हम पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथोरा के नाम से जानते हैं, उसको पराजित करके जो है यहां शासन की स्थापना की। अजमेर और दिल्ली का चौहान वंश था, तो अजमेर और दिल्ली पर किनका अधिकार हो गया, मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी ने यहां पर अपना गवर्नर नियुक्त किया कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने की गुलाम वंश की शुरुआत की थी। वहीं से कुछ इतिहासकार इसे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानते हैं और दिल्ली के तुर्क शासकों के आरंभिक तुर्क शासकों को इनकी साम्राज्य को सल्तनत का दर्जा दिया, जो कि काफी गलत है। उसे दिल्ली सल्तनत कहा ही नहीं जा सकता। सल्तनत होती है एक विशाल साम्राज्य, जबकि उनका साम्राज्य दिल्ली और उसके आसपास तक ही रहा था। तो वो सल्तनत कैसे हो गई, ये पता नहीं कैसे हो गई। मतलब मेवाड़ के शासकों में तो कई ऐसे शासक भी हुए हैं जिनका दिल्ली सल्तनत के शासकों को, एक तो उन्होंने पराजित किया मेवाड़ के शासकों ने दिल्ली सल्तनत के शासकों को, दूसरा जो है उनके साम्राज्य से बड़ा था। तो सल्तनत उसको कैसे कह सकते हैं। चलो जो भी है, अभी हमें यही पढ़ाया जा रहा है तो हम मजबूरी है, व्यवस्था है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, सॉरी टाइम देखते ज्यादा तो नहीं हो गया, नहीं अभी है। तो बात कर रहे थे हम यहां जैत्र सिंह की। जैत्र सिंह जो था ये हुआ है 1213 से और 1253। जैत्र सिंह 40 वर्षों तक इसने राज्य किया मेवाड़ में, एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित हुआ। और जैत्र सिंह जो है इसने 40 वर्षों के दौरान इल्तुतमिश से इसका युद्ध हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और रजिया सुल्तान का पिता इल्तुतमिश या अंतमश, उससे इसका युद्ध हुआ जिसका हम जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले मैं उसी बात का यहां जिक्र करूंगा। मेवाड़ के इस शासक के समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी और वहां के शासक इल्तुतमिश या अंतमश, वहां के शासक इल्तुतमिश या अंतमश ने साम्राज्य विस्तार हेतु क्या किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, वहां का शासक जो था दिल्ली सल्तनत का उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और रजिया सुल्तान का पिता था और उसका नाम था इल्तुतमिश या अंतमश, 1210 से 1236 के बीच में। इल्तुतमिश ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो जैत्र सिंह ने उसका प्रतिरोध किया और अत्यधिक क्षति पहुंचाई। हालांकि जैत्र सिंह वहां से बच निकला
और जैत सिंह को न पा करके जो है उसने उसकी राजधानी नागदा में आग लगा दी। ठीक है। जैत सिंह जो है इसके समय राजधानी नागदा में 999 हिंदू व जैन मंदिर थे। क्योंकि नागदा उस समय जो है संस्कृति का केंद्र बिंदु था और इसी कारण से जो है वहां 999 के करीब करीब जो है मंदिर थे, जिसमें भगवान शिव के, सूर्य के और विष्णु के ये हिंदू मंदिर थे, जबकि जैन मंदिर थे इनके अलावा। ठीक है। तो ये जो है मंदिर थे और जब जैत सिंह और इनके बीच में भीषण लड़ाई हुई इल्तुतमिश के बीच में, तो परिणाम स्वरूप जो है जैत सिंह ने इनकी सेना को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया, किंतु जैत सिंह इस युद्ध में पराजित हुआ था और इस युद्ध को कहते हैं बूताना का युद्ध। देखिए, बूताना का जो युद्ध है इसमें दो पक्ष हैं, जाहिर है। एक है दिल्ली सल्तनत और दूसरा पक्ष कौन सा है, वो है मेवाड़। जैसे कि हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो शासक था वो था इल्तुतमिश। और मेवाड़ का शासक जो था इस समय वो था जैत सिंह। परिणाम क्या हुआ कि जैत सिंह पराजित हुआ, हालांकि उसने इस भीषण युद्ध में बहुत अधिक नुकसान पहुंचा दिया था। किसे? इल्तुतमिश की सेना को। और जैत सिंह वहां से बच निकला क्योंकि अन्य शासक भी उसके साथ थे, इसीलिए उन्होंने जो है जैत सिंह को बचा लिया। परंतु इसी मतलब चिढ़ करके उसने नागदा के 999 मंदिरों को काफी खंडित किया, तोड़ा फोड़ा, आग लगा दी पूरे नागदा में और पूरी तरह विनाश कर दिया। बहुत ही चिढ़ करके उसने इतना विनाश फैलाया। फिर इल्तुतमिश जो है वहां से आगे नहीं बढ़ा। ठीक है। उसको लगा कि आगे इल्तुतमिश को नुकसान हो सकता है, तो वो अपनी बुद्धि से वापस चला गया। ठीक है। और भूताना का युद्ध जो है उसमें जैत सिंह जो है पराजित शासक के रूप में वैसे जाना जाता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि जैत सिंह ने, नागदा तो नष्ट हो गई, नागदा को दोबारा से उसने नहीं किया, किंतु उसने इसी समय चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। जैत सिंह ने अब चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। ठीक है। तो चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बना लिया नागदा के। तो पहली राजधानी नागदा, फिर आहड़ बनाई अंदर ने, और उसके पश्चात नागदा फिर बनाई गई और नागदा के पश्चात फिर अब इसको चित्तौड़ को राजधानी बनाया। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है? चित्रकूट। ठीक है। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है? चित्रकूट। ठीक है। तो ये जो है हमें याद रखना है।